नमस्कार। गीता आईएएस में आप लोग का स्वागत है। समय गवाते न हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। आज क्लास 26वीं है और हमने मेजर हिस्सा लगभग एक टॉपिक का पूरा कर लिया है, जैसे वैल्यूज़ एंड ह्यूमन इंटरफेस का पूरा कर लिया है। बस एक टॉपिक बचा हुआ है जिसमें हमें लोग को पढ़ना है, जिसमें लेसन फ्रॉम द लाइफ एंड प्रीचिंग ऑफ द ग्रेट लीडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, रिफॉर्मर्स एंड थिंकर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है। हमें पढ़ना क्या है, मतलब इनके बारे में क्या पढ़ना है। हम इनमें पढ़ेंगे कि जो है जो महान नेता, प्रशासक, जो रिफॉर्मर थे, विचारक थे, उनके जीवन से जो उन्होंने उनका लाइफस्टाइल कैसा था, उन्होंने क्या उपदेश दिया था, तो उनसे हम क्या सीख सकते हैं, उनसे कौन सी शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे प्रशासनिक सेवा में हमको हेल्प करे, न केवल प्रशासनिक सेवा में हेल्प करे बल्कि हमारे खुद के व्यक्ति जीवन में काफ़ी हेल्प करे। ठीक है, उस पर फोकस करना है हमें। समझ में आ गया। आज के क्लास का एजेंडा यही है। हम क्या करेंगे, क्योंकि थिंकर्स बहुत सारे हैं, इंडियन थिंकर्स हैं, वेस्टर्न थिंकर्स हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वेस्टर्न एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन सबसे हमें सीखना है। तो लिस्ट लंबी है। ठीक है, मैं क्लास का एजेंडा ये रहेगा कि केवल एक जैसे एक इंडियन लीडर, दो इंडियन लीडर्स को समझेंगे और उनसे क्या सीख सकते हैं हम वो सीखेंगे। फिर उसके बाद दो वेस्टर्न लीडर्स पकड़ेंगे, फिर उनसे क्या सीख सकते हैं, उन्होंने क्या शिक्षाएं दी, उनके लाइफस्टाइल से क्या सीख सकते हैं, हम उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें बहुत सारे लीडर्स थिंकर्स दिए हुए हैं, आप उसको रीड कर लेंगे। ठीक है, पूरा पढ़ाने नहीं जाने हैं, पूरा नहीं पढ़ाना है, और आसान भाषा में लिखा हुआ आप अच्छे से पढ़ेंगे, रीड करेंगे, समझ में आ जाएगा। बस ये तरीका मैं दे देता हूँ कि किस तरीके से आपको समझ लेना है उस चीज़ को, कि किस तरीके से उनसे ग्रैब करना है अच्छी चीज़ें। ठीक है, तो क्लास का एजेंडा यही रहेगा, क्योंकि पूरा पढ़ाने का मतलब ये है कि आप पढ़ते रह जाएंगे तो कितना पढ़ेंगे, अंत है इन सब चीज़ों का, कोई अंत नहीं है। तो इसमें जो मेजर मेजर मुख्य मुख्य लोग हैं उनका नाम दिया गया है, लेकिन एक दो का नाम लेके मैं पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे हम उनसे हम सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये है कि क्या सीख सकते हैं, सवाल आता है कि क्या सीख सकते हैं हम उनसे। ठीक है, मन में तो आ ही जाता होगा कि क्या सीख सकते हैं, उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं, उनके उपदेश से क्या सीख सकते हैं। तो जीवन से सीखने का मतलब ये है कि मतलब वो कैसे जिए थे, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, इस तरीके की सोच थी बहुतों की। ठीक है, कैसे जिए, कठिनाइयों का सामना कैसे किया, बहुत गरीबी में थे या बहुत संपन्न थे, बहुत संपन्न होने के बाद भी वो सारी विलासितापूर्ण जीवन छोड़ के चले आए देश की आज़ादी के लिए, ऐसे कुछ। ठीक है, मिलेंगे। तो उन उपदेशों से क्या सीख मिलती है, मतलब उन्होंने लोगों को क्या सिखाया, क्या कहा कि उसे लोगों ने सीख लिया। ठीक है, हमें ये सब सीख समझना है इसमें। उससे पहले हमको जो है ना डिफरेंस समझना है। डिफरेंस आप समझेंगे कि डिफरेंस क्या, किस में डिफरेंस, हमें डिफरेंस समझना है। लीडर क्या होता है, ठीक है, एक रिफॉर्मर यानी सुधारक क्या होता है, एक थिंकर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमको समझना है। एक एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, इनके बीच का जो है हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा। अब बिना डिफरेंस समझे ठीक नहीं है मामला, क्योंकि हम सबको लगभग एक तरीके से ही मान लेते हैं ना। एक ही नेता में ये एक एडमिनिस्ट्रेटर के गुण हो सकते हैं, लीडर के गुण हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, लेकिन इनके शब्दों का जो अंतर है वो समझना ज़रूरी है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, पहले लीडर समझेंगे। स्क्रीन पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, लीडर पे टिक किया हो ना रेड मार्क से। तो लीडर क्या होता है, आसान भाषा में जो लोगों का नेतृत्व करता होता है, जो लोगों का नेतृत्व करता है, लेकिन एक ही लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। इसमें मुख्य बात यह है कि लोगों का नेतृत्व करता हो और एक ही लक्ष्य के लिए जो है उसको प्रेरित करे। ठीक है, इसका काम क्या होता है, लोगों को एकजुट करना, किसी आंदोलन या उद्देश्य को दिशा देना। आप देखते ही होंगे गांधी जी जब आंदोलन में, नहीं एग्जाम्पल लेंगे आगे, एग्जाम्पल लेंगे। महात्मा गांधी जो है आज़ादी की लड़ाई के समय क्या किया था, उन्होंने अहिंसा को जो है अपना हथियार बनाया था और लोगों का नेतृत्व किया था पूरे देश का। ठीक है, तो उनमें अच्छी लीडर क्वालिटीज़ थी। नेल्सन मंडेला ने क्या किया था, नस्ल भेद के खिलाफ वो लड़े थे। इनका एक क्या था, लक्ष्य था नस्ल भेद। गांधी जी का क्या लक्ष्य था, आज़ादी, वो भी अहिंसा के साथ। तो यहाँ पे और नेल्सन मंडेला का नस्ल भेद के खिलाफ था। यहाँ वो बोला था ना कि एक लक्ष्य की ओर प्रेरित होते हैं, तो ये नस्ल भेद के खिलाफ लड़े। फिर दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र लाया गया। सभी को पता है नेल्सन मंडेला जो कितने लंबे टाइम तक वो जेल में रहे थे।
ये है नेता, लीडर क्या होता है। लोगों का, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, लोगों का नेतृत्व करता होता है, एक लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। ठीक है, ये होता है लीडर, जिसमें गांधी जी और नेल्सन मंडेला का नाम ऊपर रखा जाएगा हमेशा। अब सवाल है जो है एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, प्रशासक क्या होता है। ठीक है, ये किसी व्यवस्था या संस्थान को सुचारू रूप से चलाता है, एक सिस्टम, इंस्टीट्यूट को अच्छे से जो चलाता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, काम नियम कानून लागू करना, नीतियों को जमीन पर इम्प्लीमेंट सही तरीके से करना, ये होता है एडमिनिस्ट्रेटर। समझ में आया। एग्जाम्पल में सरदार वल्लभ भाई पटेल को ले सकते हैं, टीएन शेषन को ले सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है देशी रियासतों को एकजुट करने में प्रशासनिक कौशल दिखाया था अपना, और जो चुनाव आयोग को सशक्त बनाने में टीएन शेषन का नाम जो है ऊपर आता है हमेशा। जब भी टीएन शेषन का नाम आता है सब लोग कान पकड़ के बोलते हैं ना, अरे टीएन शेषन जी, वो उन्होंने चुनाव आयोग बहुत ही निष्पक्ष तरीके से कराते थे वो। ठीक है, बहुत ही सख्त, बस इस मूड में रहते थे कि इस्तीफा तो अपने जेब में लेकर घूमते थे। वो कहते थे कि तुम्हारे साथ ये कर देंगे, तुम्हारे साथ वो कर देंगे। वो कहते थे कर दो। कहते ना एक अखड़पन, एक दबंगई अंदर उनके दिमाग, वो दिखाते नहीं थे लेकिन दिमाग के अंदर बना रहता था कि जो करना है कर लो, मारना है मार दो, छोड़ेंगे तो नहीं। जो काम के लिए आए वही काम करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आधा जो नेता होते थे ना, थोड़ा सा थरथराते थे ऐसे लोगों से। तो टीएन शेषन का नाम सबसे ऊपर आता है इस मामले में। रिफॉर्मर क्या होता है, देख लिया कि लीडर क्या होता है, शॉर्ट में समझ लेना है कि लीडर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है। अब रिफॉर्मर क्या होता है, सुधारक कौन सा होता है। सुधारक वो होता है जो समाज की बुरी परंपराओं, कुरीतियाँ जो होती हैं उनको बदलने का प्रयास करता है। समाज की बुरी परंपराओं, जो कुरीति बनाए, जो रीतियाँ जो है कुरीति है, अच्छी रीति नहीं है, उसको बदलते हैं, उसको सुधारते हैं। काम क्या करते थे ये, अंधविश्वास, भेदभाव, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, समाज में बदलाव लाना, ये रिफॉर्मर का काम है। उदाहरण के लिए सबसे अच्छा उदाहरण और सबसे सटीक उदाहरण राजा राम मोहन राय। ठीक है, सती प्रथा के खिलाफ लड़े थे, सबसे बहुत बड़ा बदलाव है सती प्रथा। महिलाओं को जो है जिंदा आज कह सकते हैं कि जो महिलाएं विवाह करने के बाद जला दी जाती थी, आज उनको कितना बड़ा सुकून मिला होगा कि इनकी देन है कि उनको जलाया नहीं जाता। अब कुरीति थी, बदलाव हुआ। फिर ज्योतिबा फुले के बारे में आपने सुना भी होगा, एक फिल्म भी आई है अभी, प्रतीक गांधी ने शायद उसमें फिल्माया, तो उसको देखिए। तो इसमें क्या किया था, ज्योतिबा फुले ने दलित महिलाओं को शिक्षा के लिए लड़ाई करी थी, उनके लिए उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था जब वो पढ़ाती थी। फिल्म में बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। तो राजा राम मोहन राय हो गए, ज्योतिबा फुले हो गई, ये रिफॉर्मर थे। इन्होंने समाज की कुरीतियाँ, अंधविश्वास, इनके खिलाफ, बुरी परंपराओं के खिलाफ खूब लड़ाई की, और इन्हीं की देन है कि आज महिलाएं जो है पढ़ रही हैं। ठीक है, रिफॉर्मर क्या होता है समझ में आया। अब समझ में आया कि थिंकर क्या होता है, विचारक कौन होता है। इसमें एक इन सब लगभग सबको जो है, एक व्यक्ति जो है एक प्रशासक भी हो सकता है, एक लीडर भी हो सकता है, एक विचारक भी हो सकता है, एक रिफॉर्मर भी हो सकता है। लेकिन हम यहाँ शब्दों का डिफरेंस समझ रहे हैं कि क्या होता है। तो थिंकर मतलब विचारक, मतलब क्या होता है, ये जो गहराई से सोचता है। ठीक है, गहराई से सोच के क्या करेगा, नए विचार और सिद्धांत को जन्म देगा। इसको ध्यान से अंडरलाइन करना है बात को, जो नए विचार और सिद्धांत को जन्म देगा, नए सिद्धांत, नए प्रिंसिपल्स लाएगा। जैसे काम इनका क्या है कि जो समाज नैतिकता, राजनीति आदि पर चिंतन करता है, जो विचारों से लोगों की सोच बदल देता है। अभी मैंने ये बोला कि नए विचारों या सिद्धांतों को जन्म देता है। ठीक है, तो जो है गांधी जी ने क्या ऐसा नया दे दिया था, कुछ सिद्धांत होंगे ना, सिद्धांत निकला होगा। जैसे ही उनका नाम आता है तो दो शब्द उनके साथ जुड़ जाते हैं, सत्य, अहिंसा, तुरंत। जैसे ही हम कार्ल मार्क्स का नाम लेते हैं, उनके नाम के साथ तुरंत जुड़ जाता है वर्ग संघर्ष। ये इनके सिद्धांत थे, उन्होंने इवॉल्व किया था उस चीज़ को। ठीक है,
मैंने कहा ना, एक व्यक्ति थिंकर भी हो सकता है, लीडर भी हो सकता है एक टाइम पे। तो सबसे अच्छा उदाहरण ले लेते हैं, पूरी तरीके से काटते हुए सबको, स्वामी विवेकानंद, थिंकर में। ये आत्मबल और युवाओं के जागरण के पक्षधर थे। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो समानता और न्याय के विचारकों के प्रवर्तक थे। समझ में आया? जो नए विचारों और सिद्धांतों को जन्म दे, गहराई से सोचे, ये होता है थिंकर। समझ में आ गया? अभी हमने बात करी लीडर पे कि लीडर क्या होता है, थिंकर क्या होता है, रिफॉर्मर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है। इन चारों के बीच का अंतर समझ लेना। अब हमको इसी में जो है वर्ल्ड के लीडर, वर्ल्ड के एडमिनिस्ट्रेटर, वर्ल्ड के थिंकर, वर्ल्ड के रिफॉर्मर के बारे में जानना होगा। इंडियन रिफॉर्मर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर, इंडियन थिंकर, इंडियन लीडर, सबके बारे में पढ़ना है। लिस्ट लंबी है, तो लिस्ट पूरी लंबी है, तो लंबी लिस्ट आपको पीडीएफ के थ्रू मिलेगा। लेकिन कैसे उनसे लिस्ट, लंबी लिस्ट से हमको क्या क्या ले लेना है, कैसे समझ लेना है उनसे, उनके जीवन से, उनके उद्देश्यों से क्या सीख लेना है, उसको प्रशासनिक सेवा में कैसे इस्तेमाल करना है, अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे इस्तेमाल करना है, सबको दो दो लेके सबको समझ लेंगे एग्जाम्पल के लिए। ठीक है। तो पहला स्टार्ट करेंगे, द ग्रेट इंडियन लीडर्स। येलो स्क्रीन पे देखेंगे, येलो हाईलाइटर से। पहला सीधा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश की आज़ादी। अपने भारत देश के लीडर का लेना है तो इनका नाम तो छोड़ ही नहीं सकते। और भी हैं, लंबा लिस्ट है, उसको आप देख लेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन से कौन सी शिक्षाएं हमें मिलेंगी? ठीक है। पहली शिक्षा, बहुत ज़रूरी शिक्षा मिलेगी इनसे, क्या? साइंटिफिक अप्रोच अपनाना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ठीक है। नेहरू जी कहते थे हमेशा कि समाज को अंधविश्वास नहीं, विज्ञान से आगे बढ़ाना है। ये उनकी लाइन है, वो हमेशा बोलते थे ये। तो ये जब इस तरीके का जो लीडर, हमारे देश का प्रधानमंत्री, जब इस तरीके की बात बोले कि अंधविश्वास नहीं, साइंस, साइंस पे जोर दे। और हमारे जो है इंदिरा गांधी जब गवर्नमेंट में, उनका गवर्नमेंट चल रहा था, गवर्नमेंट में जब आई वो, तो उन्होंने एक रिफॉर्म, संशोधन किया था। फिर उसके बाद संशोधन आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किया था। तो उस फंडामेंटल ड्यूटीज़ में उन्होंने लिखा कि मानववाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप करें। ठीक है। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा नहीं था ये, पहले पहले तो नहीं लिखा था, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने बाद में इसमें ऐड करवाया फंडामेंटल ड्यूटी कि आपका कर्तव्य है कि आप मानववाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे। ठीक है। एक तरीके से कहते हैं आप बौद्धिक आदमी बनिए, मूर्ख आदमी नहीं। तो नेहरू जी भी कह रहे हैं कि समाज को अंधविश्वास नहीं, विज्ञान से आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है। उदाहरण, इसरो, एम्स, आईआईटी जैसे संस्थानों की नींव रखी। सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा ना, इसरो, एम्स, आईआईटी, उन्हीं के टाइम पे रखा गया, जो आज भी चल रहा है। और आज जब रैंकिंग होती है विश्वविद्यालयों की, तो आईआईटी की वजह से हम लोग की जो थोड़ा सम्मान मान है ना, वो बचा हुआ है। समझ में रहा है? पढ़ने के मामले में आईआईटी वगैरह ये उसी समय का नींव रखा हुआ है, जिसकी वजह से लोग हमें कहते हैं कि नहीं, यहाँ की संस्थाएं भी बेहतर है। इसका प्रशासन में कैसे प्रयोग करेंगे? इनकी जो शिक्षा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला, तो क्या है, नीति बनाते समय हम क्या करेंगे, जब पॉलिसी बनाएंगे तब हम रैशनल रहेंगे, डेटा, रिसर्च, इसको आधार बनाएंगे। समझ में आया? आप समझ में आया क्या सीखना है इनसे, क्या सीख दे रहे हैं वो हमें? पंडित जवाहरलाल नेहरू से हमें सीखना है कि साइंटिफिक अप्रोच लेना है। और साइंटिफिक अप्रोच का उन्होंने उनके टाइम पे क्या था, इसरो, एम्स, आईआईटी की नींव रखी थी। अब हमें एज अ प्रशासनिक अधिकारी हमें इनसे क्या सीखना होगा कि जब हम पॉलिसी बनाएं तब हम रैशनल रहें, हम डेटा, रिसर्च, इनको बेस बनाएं, ना कि जय माता वो बोल दे कि जय हो, आँख बंद करके बढ़ जाए। ठीक है। अपने जो खुद के व्यक्तिगत जो आपकी विचारधाराएं, सोच होती है ना, उसको दबा के एक कचरे के डब्बे में फेंक दीजिए। न्यूट्रल रहना है और ऑब्जेक्टिव होके, यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी की ज़्यादा महत्वता दी जा रही है। तर्क पे जोर दिया जा रहा है, डेटा पे जोर देना है आपको प्रशासनिक सेवा में। अब दूसरी बात क्या है, उनसे क्या सीखने को मिलती है नेहरू से? दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र और संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो करते थे बहुत।
नेहरू जी ने कभी भी सत्ता का दुरुपयोग का प्रयास नहीं किया था। ठीक है। उन्होंने न्यायपालिका, संसद, प्रेस की स्वतंत्रता को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया। उन्होंने कभी उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा आप फ्रीडम से अपना स्वतंत्र रूप से अपना काम करिए, सबका अपना अपना महत्व है, आप काम करते रहिए, आलोचना करना आलोचना करिए। ठीक है। अजम की आलोचना भी होती थी, अभी वो पार्टिसिपेट भी करते थे उस आलोचना में कि करो भाई मेरा आलोचना, ताकि हमें पता तो चले कि कहाँ गड़बड़ी कर रहे हो। जहाँ गड़बड़ी हो गई वहाँ हम तुरंत सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है। वो एक कह सकते हैं कि हेल्दी तरीके से सारी चीज़ों को लेते थे, सारी चीज़ें। आज लोगों का आप आलोचना कर दीजिए तो नाराज हो जाते हैं, कहते हैं यार हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हो। ठीक है। तीसरी बात क्या सीखने को मिलती है, बालकों और युवाओं में विश्वास। ठीक है। नेहरू जी जो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्हें चाचा नेहरू कहा जाता था। ठीक है। उनका मानना था कि युवा ही देश का भविष्य है। ठीक है। अब प्रशासन में क्या उपयोग करेंगे, जैसे शिक्षा, कौशल विकास और बाल सुरक्षा जैसी जुड़ी हुई योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है। जो आप किशोरों की जो सुरक्षा होती है, उनके कौशल विकास पे, उनके एजुकेशन पे, उनसे जुड़ी हुई स्कीम्स को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इनसे सीखने को मिलता है ये सब। ठीक है। प्रशासन में हम इसका ऐसे ही उपयोग करेंगे, जैसे बच्चों से जुड़ी हुई जो भी योजनाएं हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान कैसे रखना है, ये इन सब चीज़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये सीखने को मिलता है उनसे। चौथी बात क्या सीखने को मिलेगी उनसे, कि धर्मनिरपेक्षता और एकता पर जोर देना चाहिए। समझ में आया, यूनिटी एंड सेकुलरिज्म। नेहरू जी ने सभी धर्मों को जो है बराबर माना था और भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया भी था। हालांकि उस पहले जब संविधान बना तो उसमें ये मेंशन धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जैसे वर्ड यूज नहीं हुए थे, लेकिन प्रकृति हमारी धर्मनिरपेक्ष की ही थी। जब हम आर्टिकल 25 से 28 पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ पता चलता है कि हमारा जो संविधान है वो एक सेकुलर है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 पढ़ते भी हमें ये समझ में आ जाता है कि सबको समान रूप से देखना है। ठीक है। पांचवी बात क्या सीखने को इनसे मिलेगी, कि आर्थिक योजनाओं की नींव रखी थी इन्होंने, जैसे योजना आयोग। ठीक है। नेहरू जी ने भारत में प्लान्ड इकोनॉमी मॉडल को अपनाया था। मतलब उनका ये था कि प्लान बनाओ, पहले आंख बंद करके कत करो, एक प्लान पूरा खाका लंबा टाइम का प्लान बनाओ, फिर उस पर एक गोल सेट करो, देन हिट करो उस पर। ठीक है। इसे वो दिखता है। फिर हैवी इंडस्ट्री, डैम्स, स्टील प्लांट, सबकी नींव रखी उन्होंने। प्रशासन में अब इसका उपयोग कैसे करेंगे, जैसे आर्थिक योजनाओं में नींव रखना उनका योजना आयोग, जैसे उनकी प्लान्ड इकोनॉमी वाला जो उनका माइंडसेट है उसको प्रशासन में कैसे यूज़ करेंगे नेहरू जी के। ठीक है। तो विकास योजनाओं में दीर्घकालिक सोच होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए। शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए, लंबे टाइम का प्लान बनाना चाहिए। ठीक है। 5 साल 6 साल का प्लान लेना चाहिए। एक अपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है जिससे लंबे टाइम तक देश से उसको फ़ायदा होने वाला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है लंबे टाइम का जो है शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। समझ में आया। जैसे ये नेहरू जी का हैवी इंडस्ट्री का जो प्लान था, डैम बनाना, जो स्टील प्लांट्स लगाना, इससे लोगों को लंबे टाइम तक जॉब मिली रहती है। आज भी चल रहा है सारी चीज़ें। IIT जो उन्होंने नींव रखी, इसरो की नींव रखी, वो सारी चीज़ें अभी तक चल रही हैं, लंबे टाइम तक चलेंगी। समझ में आया। तो लंबे टाइम का प्लान बनाना है, पॉलिसी। छठी बात उनसे क्या सीखने को मिलती है, शांति और अंतर्राष्ट्रीयता का समर्थन करना, अंतर्राष्ट्रीय का समर्थन करना। ठीक है। कैसे, नेहरू जी ने जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी। जब सब देश लड़ रहा था तो सब लोग सोच रहा था कि भारत किस खेमे में जाएगा, कोल्ड वॉर चल रहा था। सोवियत संघ सोच रहा था कि हमारी तरफ आ जाएगा, अमेरिका सोच रहा था हमारी तरफ आ जाएगा। तो नेहरू जी ने क्या कहा, गुट निरपेक्ष, हम किसी के गुट में जाएंगे ही नहीं। और गुट निरपेक्ष का मतलब ये लोग समझ लेते हैं कि ये तो तटस्थ रहेगा, तो वो कह रहे नहीं, हम तटस्थ नहीं हैं। फिर गांधी जी वाला जो पॉलिसी ऐड करते हैं, देखो भाई हम वो कह रहे हैं कि देखो हम गुट निरपेक्ष हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग तटस्थ हो गए, हम किसी खेमे में नहीं जा रहे। हम ये कह रहे हैं कि वी नीड पीस, शांति। हम तुमको भी समझा रहे हैं, हम उसको भी समझा रहे हैं, शांत रहो, मिलजुल के रहो। ठीक है। ये सबसे सेफेस्ट उत्तर हमेशा होता है, गांधी जी वाला जो उत्तर है
सेफेस्ट उत्तर। ना कोई मार सकता है, ना कोई चिल्ला सकता है, बस अंदर ही अंदर कह सकते हैं ना, दांत पीस के रह जाना कि यार ये तो न्यूट्रल कहता है कि न्यूट्रल भी नहीं है। अब मतलब न्यूट्रल कहता, हमको तो लग रहा है कि न्यूट्रल है, लेकिन बोल रहा है कि न्यूट्रल भी नहीं है, और ऐसी बात कर रहा है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो दांत पीस के रह जाते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, न्यूट्रल नहीं हो, शांति चाहते हो, ठीक है, तो अपना लगे रहो। तो गांधी नेहरू जी ने कहा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। तो प्रशासन में इसका क्या उपयोग करेंगे, हम क्या सीख सकते हैं इनसे, गुट निरपेक्ष जैसी चीज़ों से? प्रशासन में उपयोग ये हो सकता है कि विदेश नीति और राज्यों के संबंधों में संतुलन, सम्मान और शांति को प्राथमिकता दे। जो भी आईएफएस होते हैं, इंडियन फॉरेस्ट नहीं, फॉरेन सर्विस, आईएफएस, तो इनमें जो गुटनिरपेक्ष वाला जो पॉलिसी है वो सारे फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स ही समान समझते हैं इन सब चीज़ों को। तो हमेशा आप देखेंगे तो हम उनके जुबान पे यही रहेगा, नहीं हमें बायलैटरल टॉक करना चाहिए, नहीं हमें जो है शांति से बैठ के एक दूसरे से बात करके समाधान का हल, जो समस्या का हल निकालना चाहिए। इस तरीके की बातें आपको सुनने को मिलेंगी, ठीक है। नेहरू जी का गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है आज भी काम कर रहा है। लोग कई बार इस पे सवाल भी उठा कि जब ग्लोबलाइज वर्ल्ड में जब इतना टेंशन है तो क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन अभी तक एग्जिस्ट कर सकता है? तो उन्होंने कहा गुटनिरपेक्ष आंदोलन आप रहें ना रहें, धरती रहे ना रहे, तब भी एग्जिस्ट करेगा। क्यों? कोई व्यक्ति बोल देगा कि हम गुटनिरपेक्ष हैं, तो फिर कहेंगे कि तुम यार इसका मतलब न्यूट्रल हो, फिर कहेगा नहीं हम न्यूट्रल नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि हम शांति और अहिंसा चाहते हैं, शांति माहौल चाहते हैं, आप भी शांत रहो, ये भी शांत रहो, मिलजुल के रहो। हम ये कह रहे हैं, हम तो आगे बढ़ के कह रहे हैं ना, तो हम तो न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल नहीं है हम तो, हमारा एक स्टैंड है। तो इससे आदमी दांत पीस के रह जाता है, कुछ कर नहीं पाता है, हाथ भी नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि गांधी जी के जो आदर्श है वो इसमें शामिल है। और क्या करेगा आदमी? वो तो बोलेगा कि देखो भाई, ये तो गुटनिरपेक्ष बोल रहा है, लेकिन न तो लड़ रहा है, न किसी के ऊपर हमला कर रहा है, और बोल भी नहीं रहा कि हम तटस्थ हैं। बोल रहा है कि नहीं हम तटस्थ नहीं हैं, हमारा एक स्टैंड है, और स्टैंड ऐसा बता रहा है कि आदमी कुछ कर भी नहीं सकता, ठीक है। तो ये चीज़ें जो थी हमें नेहरू जी से सीखने को मिलती है, ठीक है। सीखने को तो उनसे बहुत कुछ है, लेकिन एग्ज़ाम में लिखने लायक जो बातें हैं, ये चीज़ें हम सीख सकते हैं कि साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए, और प्रशासन में हमें इसका कैसे उपयोग करना है वो बात किया उस पर। लोकतंत्र और संस्थाओं का सम्मान करना है हमें, बालकों और युवाओं, बच्चों और जो टीनेजर्स हैं उनको प्राथमिकता देना है, ठीक है। उनके कैसे प्रशासन में कैसे करना है उनको, उस पर भी बात हुई। हमें यूनिटी और सेकुलरिज्म को प्राथमिकता देनी है, ठीक है। शांति और अंतर्राष्ट्रीयता का समर्थन करना है, कैसे करना है बात हो चुकी। साथ में इसी तरीके से जितने भी भारत में लीडर्स हैं उनके बारे में, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, उनको प्रशासन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनकी लाइफस्टाइल से कैसे हम सीख सकते हैं, और उन्होंने जो उपदेश दिया उनसे क्या सीख सकते हैं, वो इसी तरीके से ऐड करना है, ठीक है। लिस्ट लंबी मैंने दिया हुआ, मैंने पीडीएफ में पहले ही बना रखा है सारा लिस्ट अच्छे से। इंडियन आपको राम मनोहर लोहिया के बारे में भी मिलेगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में मिलेगा, उनका आत्म मानववाद जैसे कुछ सिद्धांत है वो सब मिलेगा इसमें, ठीक है। अब दूसरा, इंडियन लीडर्स में ही दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जा रहे हैं पढ़ने, ठीक है। पढ़ने क्या जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि कैसे इनको, क्या इनसे हम सीख सकते हैं, तरीका बताया जा रहा है बस, ठीक है। फिर उस तरीके से आप किसी भी को भी ध्यान में रख के आप तरीका उस तरीके से आप समझ लेंगे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है, उनके उपदेश से क्या सीखने को मिलता है, ठीक है। तो इनसे पहली चीज़ ये सीखने को मिलती है कि एकता और राष्ट्रीय एकजुटता का प्रतीक थे ये, ठीक है। राष्ट्रीय एकजुटता सीखने को मिलती है इनसे। कैसे सीखने को मिलता है, ऐसा क्या कर दिया था उन्होंने 562 रियासतों को एकजुट किया था और आधुनिक भारत का निर्माण किया था। जो आज देख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सारी चीज़ें एक तरीके से एक डिज़ाइन बनी हुई है भारत की। तो उनको जो जितने भी ये सब बिखरे बिखरे चीज़ें थे ना, उनको जोड़ के राज्य बनाया था। इसीलिए बोला जाता है कि आधुनिक भारत का निर्माण करता है वो, ठीक है। दूसरी चीज़ सीखने को क्या मिलती है, दूसरी चीज़ यह है कि निर्णय लेने की शक्ति और साहस होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, जो इनसे सीखने को मिलती है। ये एकदम ऐसे डिसीजन लेते थे, क्योंकि जब देश आज़ाद हो गया था तो हुआ क्या था कि हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे क्षेत्र को जो है भारत में मिलाने के लिए फैसले लेना था, और वो इन्होंने बिना डरे या निडर होकर
फैसला लिया था। ऐसा क्या बिना बिना डरे ये क्योंकि इन लोगों ने मना कर दिया था कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे। तो इन्होंने कहा कि अच्छा, तो इन्होंने कह सकते हो ना स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी अपनाई। जो गाजर से मान गया उसको गाजर दिया, जो नहीं माना उसको डंडे से पीटा, और डिसीजन लिया कि सख्त नीति अपनानी पड़ेगी, नहीं तो ये छूट जाएंगे बीच में। तो पता चला कि भारत ऐसा बना हुआ है कि भारत का नक्शा बना है, बीच में फिर पता चला पाकिस्तान है, फिर 2 कदम के बाद भारत शुरू होता है, फिर तीसरे कदम पे पाकिस्तान आ जाता है। ऐसे देश नहीं बनते। तो उन्होंने अच्छे से समझाया। ये मास्टर जी तैयार होकर डंडा लेके पहुँचे, जो नहीं माना डंडा लेके पहुँचे, मिलिट्री पहुँचाई, जोर जोर से गाल के नीचे रख के दिया। तो ये मान गया, कहा ठीक ठीक है टीचर जी, ठीक है, आप जो बोलेंगे वही होगा। तो ऐसे करके उन्होंने देश को मिलाया था। ठीक है। प्रशासन में इसका क्या उपयोग करेंगे? अधिकारी को संकट के समय जो है निर्भीक रहना चाहिए, स्पष्ट और तेज निर्णय लेना चाहिए, डिसीजन लेने के लिए एकदम क्विक उनका ब्रेन काम करना चाहिए, और डरना नहीं चाहिए। पहली बात तो हो सकता है हज़ारों की भीड़ आपके सामने हो, ठीक है, आप पे हमला करने की कोशिश भी कर दे, लेकिन धैर्य बनाए रखना है, दिमाग चलाते रहना है अपना। ठीक है। दिमाग कब नहीं चल पाता आपका, जानते हैं कब? जब आप एकदम एक नंबर की निहायती भ्रष्ट टाइप के आदमी हो जाते हैं ना, तब दिमाग नहीं चलता, तब दिमाग गर्म होता है आपका। और जब दिमाग गर्म होता है तो आप लड़ने को उतारू होते हैं। ठीक। तो जब आपका व्यक्तित्व ही जब बेकार हो जाएगा, तो फिर आप डिसीजन ढंग से कैसे लेंगे, निर्णय कैसे ढंग से ले पाएंगे? कोई हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। तब आप ऐसी ऐसी बातें करेंगे जैसे लगेगा कि आप आतंकवादी टाइप के हैं। जैसे सुनने को आएगा कि एक प्रशासक, अभी एक न्यूज़ में था कि एक कोई त्यौहार है, उसमें कुछ श्रद्धालु भड़क गए, तो इन्होंने गन निकाल के फायर कर दिया ऊपर हवा में, सामने तो मारा नहीं। लेकिन उनसे जब पत्रकार पूछ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि हम क्या अपने मरने के लिए आए हैं। मतलब इनका इनडायरेक्टली ये है कि सामने वालों को हम मार देंगे। तो पेशेंस नहीं है, ठीक है, दिमाग नहीं चल रहा है, मरने मारने की बात हो रही है, समझ में आया? तो ऐसा नहीं होना। लड़ाई लास्ट तक एकदम, कहते हैं ना श्री कृष्ण की नीति जो है, कहते हैं कि एकदम लास्ट में जब सब कुछ न बचे, कुछ रास्ता नहीं है, अब लगेगी कि अब सब खत्म, तब आपको उठा लेना है अपना शस्त्र अस्त्र जो भी है, उस वक्त के लिए काम आना है। जब तक आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, उन तरीके से बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, सारी तरीके सब कुछ अपना लीजिए। नहीं बनता है तब ऊपर वाले ऑर्डर देंगे कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए, तब आपको आगे बढ़ना है। ये नहीं कि आँख बंद करके पहले ही डिसीजन ले लेके उड़ा दो, ये नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या सीखने को मिलेगी इनसे? कानून और व्यवस्था में दृढ़ता लाना। ठीक है। पटेल ने आज़ादी के बाद देश में प्रशासनिक मशीनरी को मजबूत किया था। ये जो आईएएस का पद है ना, उसको बनाए रखा। आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसको बनाए रखा, इसको भंग नहीं किया। तो इसे क्योंकि आईएएस को जो है देश की रीढ़ कहा जाने लगा है, उसको बोला जाता है कि आईएएस जो है देश की रीढ़ है। ये जो प्रशासनिक सेवा है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये देश की रीढ़ है, तो इसको नहीं छोड़ सकते। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने कहा इसको डिसॉल्व मत करो, इसको रहने दो। प्रशासन में उपयोग क्या कर सकते हैं इसका? मतलब इनके सीख से हम प्रशासनिक सेवा को निष्पक्ष, जवाबदेह और सक्षम बना सकते हैं, और कानून का सख्ती से पालन करना, इनसे हम सीख सकते हैं ये सारी चीज़ें अपने प्रशासनिक सेवा में। जब एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसमें इस सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे सीखने को मिलता है ये सब। चौथी चीज़ क्या सीख सकते हैं? कर्तव्य निष्ठता और सादगी सीख सकते हैं। कुर्ता पजामा, एक चद्दर, देखा ही होगा फोटो आप लोगों ने, कुर्ता पजामा एक चद्दर, बस उनका यही रूटीन था। और कर्तव्य निष्ठा उनसे सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पटेल एक वकील थे लेकिन जीवन भर सादगी से रहे थे। पटेल एक वकील थे लेकिन जीवन भर सादगी से रहे थे। सादगी का मतलब क्या होता है? तमीज़ से बात करना, सहज रहना, दिमाग ठंडा रखना, डिसीजन ढंग से लेना, सही सोच समझ के सारी चीज़ें काम करना। ठीक है। माथा ठंडा रहता था हमेशा इनका।
कितना भी आप उत्तेजित करते, उत्तेजना नहीं आती थी इनके अंदर, उत्तेजित नहीं होते थे। कहते थे कितना भी भड़काओ, मेरा मन मेरे काबू में है। ये इस तरीके का व्यक्तित्व था इनका पूरा। तो उन्होंने अपने जीवन में जीवन को हमेशा जो है कर्तव्य के अनुसार जिया, न कि निजी लाभ के लिए। प्रशासन में क्या उपयोग कर सकते हैं इसका, इनसे क्या सीख सकते हैं इनको? सिंपल सी बात है कि अफसरों का जो स्वार्थ नहीं, अफसर जो स्वार्थी नहीं होना चाहिए, कर्तव्य और राष्ट्रहित को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो ऑफिसर्स होते हैं वो अपने जो है लालच को प्राथमिकता दे देते हैं। कहते हैं कि अभी तो बहुत बड़ा न्यूज़ में आ रहा है, किसी के अकाउंट घर से 250 करोड़ मिल रहा है, किसी के घर से 50 करोड़ मिल गया। कोई IRS अभी न्यूज़ में था जो 20-25 लाख रुपये लेते हुए पकड़ा गया। तो इन्होंने अपने स्वार्थ को सामने रख दिया। अभी एक जज है प्रशांत भूषण नाम है उनका, शायद ऐसा ही कुछ नाम है, नाम भूल रहा, उनके घर में पैसा मिल गया। अभी उन पे इम्पीचमेंट चालू हो गया है, महाभियोग लागू हुआ है। कमेटी के पास गई है, कमेटी विचार कर रही है। अगर कमेटी पास कर देती तो फिर जो है संसद में वापस आएगा वो। अगर पास हो गया तो पहली बार ऐसा होगा इतिहास में कि हाई कोर्ट के जज को जो है, कभी महाभियोग ऐसा कभी महाभियोग वाला मामला नहीं हुआ था हाई कोर्ट के जज के ऊपर। महाभियोग का मामला आज तक नहीं आया है, लेकिन अब पहली बार हो रहा है कि लक्ष्मीकांत में जो लाइन लिखी हुई है ना, आप लोग पढ़ते होंगे कि जो है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन पे इम्पीचमेंट नहीं आया है, ऐसा पढ़ते होंगे। जैसे ये पास होगा वो लाइन काट के बदल दी जाएगी कि अब इतिहास में ये भी हो गया कि जो हाई कोर्ट के जज जो है उनके खिलाफ जो महाभियोग पास हो चुका है। लिखना पड़ेगा आपको, जो लक्ष्मीकांत का 7वां एडिशन है उसको चेंज किया जाएगा, 8वें एडिशन में आएगा तो उसमें लिख दिया जाएगा कि लग गया भाई। समझ में आया? तो ये सब देखने को मिल रहा है। तो सीखना यही है कि कर्तव्य और राष्ट्र हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। 5वीं बात क्या सीख सकते हैं इनसे? नेतृत्व और संगठन क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी इनसे सीखने को मिलती है। पटेल ने किसान आंदोलन का जो है सफल नेतृत्व किया था। जो बारडोली सत्याग्रह है ना, आप इतिहास में पढ़ते होंगे ना, बारडोली सत्याग्रह, उसका नेतृत्व किया था इन्होंने, और गांधी जी के निकटतम सहयोगी भी बने। ठीक है, तो ये सब प्रशासन में कैसे उपयोग करेंगे? टीम को नेतृत्व देने, लोगों को जोड़ने और शांतिपूर्ण समाधान निकालने की क्षमता होनी चाहिए। इसका ये प्रयोग करेंगे। ये जो अभी पढ़ा ना हमने बारडोली सत्याग्रह में, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अच्छा नेतृत्व करता रहे, अच्छा लीडरशिप क्वालिटी निभाई, तो वही चीज़ इनसे सीखनी है कि हमें प्रशासन में भी ऐसे टीम को जो लेके चलना है, जो हमारी डिपार्टमेंट की टीम होगी उनको साथ में लेके चलना है। समझ में आया? इनकी एक बुक है, बुक के लेखक हैं हिंडोल सेनगुप्ता। बुक का नाम है द मैन हु सेव्ड इंडिया। द मैन हु सेव्ड इंडिया। स्क्रीन पे देखिए, द मैन हु सेव्ड इंडिया, हिंडोल सेनगुप्ता। ठीक है, अब यह बुक जो है सरदार पटेल के राजनीतिक जीवन और भारत की एकता में उनके योगदान को विस्तार से बताती है। ठीक है, इसमें दिखाया गया है, इस बुक में दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने भारत को टूटने से बचाया और प्रशासनिक ढांचे की नींव रखी थी। इस बुक में पूरी डिटेल में है। जो भी पढ़ना चाहे, द मैन हु सेव्ड इंडिया, लेखक हिंडोल सेनगुप्ता, वो बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप समझ में आया कि दो इंडियन लीडर्स के बारे में पढ़ा, नेहरू, पटेल। ठीक है, इनसे हमें क्या सीख सकते हैं और इनका जो है प्रशासनिक सेवा में उपयोग कैसे किया जा सकता है, ये हम इनसे सीख सकते हैं। समझ में आया? अब मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि मैं आपको पढ़ा नहीं रहा था, मैं ये बता रहा था कि जो भी बुक में आपको मिलने वाला है नोट्स में, आपको कैसे नए अगर लीडर्स उभरते हैं, अच्छे लीडर्स हैं, बेदाग लीडर्स हैं, तो उनसे हम क्या सीख सकते हैं, कैसे ग्रैब करना है उनकी अच्छी बातों को, वो टूल्स बताए थे मैंने। ठीक है, अब हम वेस्टर्न लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे। वेस्टर्न लीडर्स, 2 वेस्टर्न लीडर्स को लेंगे, समझ लेंगे कि क्या कैसे पढ़ना है। 2 वेस्टर्न लीडर्स को समझना है। इसमें सारी चीज़ें पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद, ये सारी चीज़ें हैं इसमें दिया हुआ है, नोट्स में सब है।
विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में भी है। आप सब जानेंगे कि ये सब, पहले तो नाम ही आप लोग को पहली बार पता चलेगा कि तो नाम कैसे है। ये तो हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं। काशी राम जी का नाम आएगा इसमें, तो आप लोग कहेंगे कि यार ये सब तो हम लोग ने कभी सुना ही नहीं था, लेकिन जब पढ़ेंगे तो तब धुंध हट जाएगा आंखों के सामने। किशन पटनायक का नाम आएगा इसमें। अब हमें पढ़ना है द ग्रेट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। दो पढ़ेंगे और फिर बाकी इसमें डिटेल्स में दी गई हैं, डिटेल में आपको वो पढ़ लेना है, ठीक है। पहले आ रहे हैं अब्राहम लिंकन। अब अब्राहम लिंकन से हमें क्या सीखने को मिलता है, मतलब उन्होंने उनसे पहले क्या सीखने को मिलता है। पहला तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कहते थे हमेशा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी, ठीक है। लिंकन को ऑनेस्ट एब कहा जाता था क्योंकि उन्हें हमेशा सच्चाई का साथ दिया था उन्होंने। अब प्रशासन में इसका क्या उपयोग करेंगे। सरकारी अफसरों और नेताओं को ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, सिंपल सी बात है। जो हमेशा बोलने में तो बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन जब करना पड़ता है ना तो नहीं कर पाते बहुत तो, क्यों तो यार अच्छा ईमानदारी से काम करना, ठीक है ईमानदारी से कर लेंगे, बहुत हल्के में ले लिया। लेकिन जब करना पड़ता है तो अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे लालच आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगे कि आप क्या जो चारों पांचों इंद्रियां हैं ना छटपटाएंगी। अरे यार, अरे यार, पकड़ ले क्या, ले क्या, थोड़ा सा तो लेना है, 50 लाख ही तो है, 5 करोड़ तो ही है, 250 करोड़ कर लेते, इतना कर लेंगे उसके बाद तो नहीं, इतना जमा कर लेंगे उसके बाद फिर हम ईमानदार रह जाएंगे। पता नहीं चलता कब आपकी लालच बढ़ते 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 2,500 तक पहुंचती है। उसके बाद एक बार ईडी आ जाती है, फिर आपको रगड़ देती है अच्छे से, क्योंकि आप किसी पॉलिटिशियन की नज़र में खटक चुके हैं और उसकी नज़र आपके ऊपर है और उसको सारी चीज़ें पता है। आप ज़रा सा उसके अगेंस्ट काम किए तो आपको रगड़ देते हैं अच्छे से पकड़ के। जैसे अभी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर जो है नापे जा रहे हैं, ठीक है। तो लालच की सीमा कोई नहीं। सुनने में बड़ा आराम से लगता है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, मुंह से ज़बान से इतना आराम से बात कर लिए, लेकिन जब इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है अपने जीवन पे तो आदमी का जो है अंजर पंजर हो जाता है ढीला। जो मजबूत व्यक्तित्व वाला है वही संभाल सकता है इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये मूल्य बहुत मजबूत हैं जिनको कमज़ोर आदमी नहीं संभाल पाएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये बहुत ही मजबूत वैल्यूज़ हैं जिनको एक कमज़ोर आदमी नहीं संभाल पाएगा। जो मजबूत इरादों से वाला होगा, जिसका मजबूत व्यक्तित्व होगा, वही संभाल सकता है इन सब चीज़ों को। जिनका नहीं है वो आपको, एक शब्द है पत्रकारिता का उल्टा चाटुकारिता, वैसे मिलेंगे, ठीक है। उदाहरण, कोई अधिकारी अगर घोटाले में शामिल नहीं होता है और निष्पक्ष तरीके से निर्णय करता है तो वो ईमानदार है, ठीक है। दूसरी बात, इनसे क्या सीखने को मिलेगी। दूसरी बात, समानता और मानवाधिकारों का सम्मान करते थे, ह्यूमन राइट्स का जो है काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, ये इक्वालिटी पे जोर देते थे। लिंकन ने अमेरिका में गुलामी समाप्त करी और सभी लोगों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए थे। इन्होंने गुलामी, जो काले लोगों, काले गोरा वाइट चल रहा था ना, काला वाइट, काले सफ़ेद का मामला, उन्होंने ख़त्म कराया था। प्रशासन में क्या इसका उपयोग करेंगे, आराम से कर लेंगे। सभी धर्म जाति, आर्टिकल 15 याद रखेंगे, सभी धर्म जाति वर्ग के लोगों के लिए समान अवसर प्रदान करना, ठीक है। आर्टिकल 15 याद रखेंगे भारतीय संविधान का, तो समझ में आ जाएगा कि क्या उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण, जातिवादी और पक्षपातपूर्ण नीति बनाना, जैसे कि शिक्षा या सरकारी नौकरी में समान अवसर देना। ये एग्जाम्पल है। आप कोई पॉलिसी बनाइए, जातिवादी ना हो, पक्षपातपूर्ण ना हो, नीति न बनाना, ऐसी नीति नहीं बननी चाहिए। जैसे कि शिक्षा और सरकारी स्कूलों में, सरकारी नौकरी में समान अवसर देना, ये होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा, सरकारी नौकरी में समान अवसर हो, जातिवादी पक्षपातपूर्ण नीति न बने, इसका ध्यान रखना है प्रशासन में। तीसरी बात क्या सीखने को मिल सकती है, लोकतंत्र की सच्ची भावना, डेमोक्रेसी पे ये जोर देते थे। अभी आप वो लाइन आएगा आपको कि आपको जब से पूछ लिया जाता है ना कि डेमोक्रेसी क्या है बताओ, तब आप कहते हैं ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ठीक है। तो ये अब्राहम लिंकन ने इसको फेमस किया था। लिंकन का प्रसिद्ध वाक्य है गवर्नमेंट का कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोकतंत्र की परिभाषा बन गया ये, ठीक है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये अब्राहम लिंकन का वर्ड नहीं है, इन्होंने बोला नहीं था, मतलब ईजाद नहीं किया था कि इन्होंने ईजाद किया था।
कहीं से पढ़ा था इसको, बस इन्होंने इनके बोलने की वजह से बहुत फेमस हो गया। ठीक है, और ये लोकतंत्र की परिभाषा भी बन गया कि जब भी लोग डेमोक्रेसी की, व्हाट इज द डेमोक्रेसी, देन यू हैव टू से ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। बहुत ही सिंपल, इतना बोल के निकल जाइए। अब सामने वाला सर को जाएगा कि यार ये क्या बोल गया, तो उसके दिमाग में तो वही है ना कि वो आराम से पूरा विस्तार से पढ़ेगा साइलेंसर की तरह रटा हुआ। लेकिन आप चालाक है, सारा रेंचो है, तो आप इतना बोल के निकल जाएंगे, वो बैठे रह के सोचे रहे। ठीक है, प्रशासन में उपयोग क्या करेंगे इसका? जनता की राय को सुनना और नीतियाँ जो हैं जनहित में हो। जनता की राय सुनेंगे। जो दरबार लगता है ना, कहते हैं कि दरबार लगता है, दरबार नहीं लगता है। आप जो है सब जनसेवक हैं, या जनसेवक तो सब अच्छा सुनने में लगता है, लेकिन नौकरशाही कैसे, इस तरह के नौकरशाही के पार्ट है। नौकर है आप, मालिक आया है, आपको जाना पड़ेगा, वो कुछ उनकी राय सुननी पड़ेगी आपको। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप नौकर जब अपने आप को मान लेते हैं ना, तो आपके अंदर अभिमान नहीं आता है। आप जब मान लेते हैं कि हम राजा बनने जा रहे हैं, राजा बन गए हम, तब आपके अंदर बहुत बड़ा अभिमान, कहते हैं ना कि 2-2 किलो का अभिमान लेके अपने जो है जेब में घूमते रहते हैं, बहुत वजनदार। अब कोई हल्की सी बात बोल देता है कि हमको बोल दिए, तो हम इस मूड में आ गए। तो जो राजशाही है, सामंतीवादी मानसिकता है, जब उनको छोड़ के अब जब मान लेते हैं कि हम सरकार में जा रहे हैं, मतलब हम नौकर हैं, आई एम द सर्वेंट, नौकर किसका? जनता का। तब गुस्सा नहीं आता, पहले ही मान चुके हैं, एकदम जहन संस्कारों के स्तर तक उतार चुके हैं कि वी आर द नौकर, नौकर हैं। दिन में 4 बार रट रहे हैं, नौकर हैं हम, नौकर हैं हम, नौकर हैं हम, नौकर हैं। जब ये सब 4 बार 50 बार अपने दिमाग में बैठा लेते हैं ना, उठते ही जैसे प्रार्थना की जाती है, तब जो अभिमान जो है दूर दूर तक आपके पास आता नहीं, दूर से ही प्रणाम होता है कि न दूर ही तो दंड प्रणाम, दूर से ही दूर दूर रहता है। जब राजशाही छाती है दिमाग पे, तब ये सब होता है दिक्कत। तो प्रशासन में जो है उदाहरण उपयोग, जनता की राय लेना, सुनना, नीतियां बनाना जनहित में। उदाहरण, पंचायत नगर पालिका स्तर पर जन सुनवाई और सुझाव लेना। ठीक है, चौथी बात क्या सीखने को मिलेगी? धैर्य और जन संघर्ष से सरलता, धीरज रखना, संघर्ष रखना। अब्राहम लिंकन जो है इतनी बार वो लीडर मतलब चुनाव लड़े, उतनी बार हारे, आपको अंदाज़ा नहीं है। कह सकते कि एग्जाम्पल के लिए एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले लिया जाए कि 100 इलेक्शन हुए होंगे ना, तो 99 इलेक्शन हार गए थे वो, 99 इलेक्शन। फिर 100वें इलेक्शन में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। समझ में आया? एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल लिया था कि लिंकन ने अपने जीवन में कई बार चुनाव हारे, लेकिन हार नहीं मानी थी, जो है अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो प्रशासन में इसका क्या उपयोग करेंगे? इससे क्या सीखने को मिलेगा कि मुश्किल समय में भी अधिकारी को धैर्य और ईमानदारी से काम लेना चाहिए, अपना आपा नहीं खोना चाहिए हमेशा। ठीक है, उदाहरण, आपदा या विरोध के समय जो है समय भी संयम और नैतिकता बनाए रखना चाहिए। अभी जो आपने सुना उत्तराखंड में जो हो गया, इतना बाढ़ आया, असम में बाढ़ आया, हर पंजाब में अभी बाढ़ आया, तो उस समय बहुत सारे लोग जो है हावी हो जाते हैं। जब प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ जाती है, इतना सर फटने लगता है उसका, तो उस समय क्या करना है? उसको संयम बना के रखना है। हाँ, आपा नहीं खो देना है कि जाओ यार जो देखना है देखो, हमको नहीं इतना, हम तो जा रहे हैं छुट्टी पे, इस्तीफा दे देंगे, सस्पेंड करना है सस्पेंड कर दो, ये नहीं बोलना है। एक अच्छे प्रशासक की जिम्मेदारी है कि उसको संभाले सारी चीज़ों को। ठीक है, इतना बड़ा सिलेबस रखने का मतलब क्या है? आपका इतना टेंशन दे देना है कि आपके सर का बाल जो है ना खत्म, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है आपके सर के हेयर क्वालिटी में तो बचेगा, नहीं है तो फिर इतना तनाव होगा कि आपको पहले तो, मान लीजिए मध्यम वर्गीय परिवार से हैं या तो गरीब परिवार से हैं, तो आपके ऊपर दोहरी चुनौती है। एक तो गरीबी झेलना है आपको, ऊपर से इतना पहाड़ जैसे सिलेबस को झेलना है। ठीक है, तो सर पे बाल बचेंगे नहीं निश्चित तौर पे। और खाना पीना आपका वैसे ही, न्यूट्रिशन कितना मिलता है एक आईएएस की एस्पिरेंट को तैयारी करते वक्त, वो आपको भी पता है अच्छे से। थोड़ा खाना खाना है, दिन भर चाय पे चलता है शरीर। तो सिलेबस का बोझ, आपकी आर्थिक स्थिति का बोझ, फिर समाज का जो ताना मिलता है सो अलग, अरे नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, एक बार फेल हो गया और एक ही बार में निकाल लेना चाहिए, दूसरी बार नहीं हुआ दूसरी बार में निकाल लेना चाहिए, तीसरी चौथे को गालियाँ पड़ना शुरू हो जाएंगी, फिर आप वो भी झेलते हैं। ठीक है, लेकिन जब एक बार निकल जाता है तो फिर वही जो चेहरे हैं जो आपको बहुत सारी गालियाँ देते हैं ना, तो फिर उस समय आपको अपना आपा बचा के रखना रहता है, क्योंकि उस समय आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है।
ठीक है, उस समय आप फट सकते हैं कभी कभी कि आपका हो गया है, अब आप लोग वही चेहरे आ रहे हैं आपके सामने जो ये बोल रहे थे कि नहीं हुआ नहीं हुआ, मजाक भी उड़ा रहे थे। अब वो चेहरे आके जो कहते हैं ना कि चूहे की तरह शक्ल बना के आपके चेहरे सामने आ रहे हैं, उस समय आपको अपने गुस्से पे काबू करना होता है। उसमें गुस्सा आ रहा होता है, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं ना, क्योंकि एक दो दोस्त हैं आसपास के, तो उन्होंने बोला, एक्सपीरियंस शेयर किया था कि गुस्सा बहुत आ रहा था, मन किया कि मुंह पे हाथ डाल के फाड़ दे, लेकिन काबू करना पड़ता है। ठीक है, तो काबू करिएगा, जिन ज्वाइन कर पाएंगे मत करें लेकिन कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। तो पांचवी चीज़ इनसे क्या सीखने को मिलती है? क्षमा और मानवता का भाव। ठीक है, लिंकन ने गृह युद्ध के बाद शत्रु के पक्ष के प्रति भी दया और माफी का भाव दिखाया था। अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया था उस समय लिंकन ने, आप पढ़ेंगे अमेरिका के बारे में अब्राहम लिंकन के टाइम पे, तो आपको गृह युद्ध के बारे में पता चलेगा। तो उस समय जो है अब्राहम लिंकन के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला गया, लेकिन इन्होंने कहा जाओ, मैंने माफ कर दिया, गेट आउट। प्रशासन में इनका क्या उपयोग करेंगे? अपराध या गलती करने वालों को सुधरने का जो अवसर देना चाहिए, सुधार गृह में ले जाना चाहिए। सुधार गृह कौन सा है? जेल। इनकाउंटर मत करिए, वो आपका काम नहीं है। आप उठाइए, एफआईआर लॉज है, कोर्ट में ले जाइए, कोर्ट फैसला सुनाएगा, आप जेल में ले भरिए, आप न्यायाधीश मत बनिए। उदाहरण, जेल सुधार नीति या किशोर न्याय नीति में सुधारात्मक उपाय अपनाना चाहिए, ये करना चाहिए। ठीक है, तो अब्राहम लिंकन से हमें ये सब सीखना चाहिए। उनकी एक किताब है, किताब के नाम आते रहेंगे, ऐसे किताब के नाम हमेशा मिलेंगे आपको। किताब का नाम है टीम ऑफ राइवल्स, द पॉलिटिकल जीनियस ऑफ अब्राहम लिंकन। लेखिका है इनके, फीमेल राइटर हैं, डोरिस किरियंस गुडविन। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ नाम, स्क्रीन पे भी आ जाए, स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे ये रहा सामने, देखेंगे रेड मार्क। टीम ऑफ राइवल्स, द पॉलिटिकल जीनियस ऑफ अब्राहम लिंकन, बुक का नाम है। राइटर है, फीमेल राइटर है डोरिस कियरंस गुडविन, राइटर का नाम है। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। चैट जीपीटी एआई टूल्स के टाइम पे अगर आप ये बोलते हैं कि ये इंग्लिश में है, ये इस वाले लैंग्वेज में है, या किसी और चाइनीज़ में है, तो फिर ये हंसने वाली बात होगी, क्योंकि अब कोई लैंग्वेज का बैरियर है नहीं। आपके सामने एआई टूल्स हैं, आप किसी भी लैंग्वेज की बुक उठाइए, कॉपी करिए, पेस्ट करिए, पढ़ना शुरू करिए। हिंदी में पढ़ना हिंदी में पढ़िए, चाइनीज़ में पढ़ने का शौक है चाइनीज़ में पढ़िए, फ्रेंच में पढ़ना है फ्रेंच में पढ़िए, ये तमिल तेलुगु कन्नड़ जिस भाषा लैंग्वेज में पढ़ना है सब लैंग्वेज मिलेगा, आराम से पढ़ेंगे। तो लैंग्वेज का तो बैरियर खत्म है पढ़ने के मामले में। ठीक है, तो इस किताब में है क्या? इस किताब में है कि बताया गया कि कैसे लिंकन ने अपने विरोधियों को भी सरकार में शामिल किया और देश हित को सर्वोपरि रखा। आपको कुछ गांधी जी से मिलता जुलता इनकी बात समझ में आ रही है? गांधी जी ने जब आप एक बुक है रामचंद्र गुहा की, इंडिया आफ्टर गांधी, उसमें लिखा यह है कि गांधी जी नेहरू जी को समझा रहे हैं कि देखो, आज़ादी जो है कांग्रेस को नहीं मिली है, आज़ादी मिली है देश को, हिंदुस्तान भारत को। ठीक है, तो जो भी पार्लियामेंट में बैठेगा, जो भी संविधान में बैठेगा, ठीक है, वो सबसे योग्य लोग होने चाहिए, सबसे योग्य लोग बैठने चाहिए पार्लियामेंट में। ठीक है, तो ये गांधी जी ने नेहरू जी को समझाया था। आपको पढ़ना होगा, उन्होंने, आप बोल रहे हो मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, अपने मन से बोल रहा हूँ, नहीं, रामचंद्र गुहा की बुक है, उसमें इंडिया आफ्टर गांधी में उन्होंने बुक बाकायदा कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसमें। तो उस समय भीमराव अंबेडकर को लिया गया, जो कि उनसे रूठे हुए थे, कांग्रेस से वो पीछे हट गए थे कि नहीं, इनका हम विरोध करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पृथक निर्वाचन प्रणाली के थोड़ा सा समर्थक बन गए थे कि जो निचली जातियां हैं उनके लिए पृथक निर्वाचन होना चाहिए, ये भी डिमांड कर रहे थे। उन्होंने माने नहीं गांधी जी, तो वो कहें कि चलो भैया बाबा आप आगे बढ़ो, हम नहीं कर पाएंगे। तो जब देश आज़ाद हुआ तो गांधी जी ने नेहरू से बोला, नेहरू जी से कहा कि जो आज़ादी मिली है वो कांग्रेस को नहीं मिली है, वो आज़ादी मिली है देश को। तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि पार्लियामेंट में जो भी बैठेगा सबसे योग्य लोग होने चाहिए, क्योंकि उन्हें देश चलाना है, घर नहीं चलाना है अपना, सब्जी मंडी कहाँ से आएगा, देश को चलाना है, सबको साथ लेके चलने वालों को चाहिए। तो उन्होंने भीमराव अम्बेडकर को लेटर, एक लाइन आती है कि जब देश आज़ाद होता है, आज़ाद हुआ है, तो उनमें उस समय के जो
गवर्नर थे जो अब इस्तीफा दे रहे थे, क्योंकि भारत देश आज़ाद है तो भारत का गवर्नर बनेगा कोई, ठीक है। तो उन्होंने एक ब्लैंक एक लेटर लिखा हुआ था जिसमें जो मंत्रिपरिषद का नाम लिखा हुआ था कि कौन कौन रहेगा हमारे पार्लियामेंट का हिस्सा, जो मंत्री होंगे। तो लेटर में ये जो कांग्रेस के विरोधी थे उनके भी नाम लिखे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अब्राहम लिंकन है, तो ये अब्राहम लिंकन भी उसी सोच के थे कि जो है अपने विरोधियों को भी शामिल किया सरकार में। जब जब राष्ट्रपति बने तो इन्होंने ये नहीं देखा कि वो मेरा विरोधी है, उन्होंने ये देखा कि ये योग्य है, ये देश चलाने की इसके अंदर क्षमता है। मान लीजिए वित्त मंत्री बनने की क्षमता है इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फाइनेंस के बारे में जानता है, इसको एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का, तो उन्होंने उनको जगह दी। वैसे ही भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनसे सीखने को मिलती है हमें। जब राष्ट्र हित की बात आती है तो अपने अपने पर्सनल जो टाइज हैं उनको किनारे हटाना है और ऐसे योग्य लोगों को सामने लाना है, ठीक है। इस बुक में ये लिखा हुआ है, ये राइटर हैं डोरिस किरियंस गॉडविन, और इस बुक का नाम है टीम ऑफ राइवल्स द पॉलिटिकल जीनियस ऑफ अब्राहम लिंकन। जिसको पढ़ना है पढ़ सकता है, नेट पे आराम से मिल जाएगा। पीडीएफ भी मिल जाते हैं इसके, पीडीएफ में पढ़ना है पीडीएफ में पढ़िए, हार्ड कॉपी पढ़ना है हार्ड कॉपी पढ़िए। अब हम पढ़ेंगे, एक वर्ल्ड के लीडर्स हो गए पहला, दूसरा आ रहे हैं व्लादिमीर लेनिन। लेनिन का नाम सुना ही होगा। तो लेनिन से हमें क्या सीखने को मिलता है, हम इसको प्रशासन में कैसे इस्तेमाल करेंगे। लेनिन से हमें पहला सीखने को ये मिलता है, ये सामाजिक समानता और वर्गहीन समाज की कल्पना करते थे। अब वर्गहीन समाज जब हम बोलते हैं तो वर्गहीन समाज से हम समझते क्या है, मन में तो ऐसा डाउट आना चाहिए कि वर्गहीन का मतलब क्या होता है। बहुत बार बताया, फिर बोल रहा हूँ, वर्गहीन का मतलब ये होता है कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ऊंची जाति का है, कोई नीची जाति का है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्लास बन गया, वर्ग बन गया, समझ में आया? तो इसी को कहते हैं वर्गहीन समाज। न अमीर होगा कोई, न गरीब होगा कोई, न ऊंची जाति का होगा न नीची जाति का होगा, सब बराबर होंगे। जब हम ये बोलते हैं सब बराबर होंगे तब हम बात कर रहे होते हैं कि वर्गहीन समाज होगा, समझ में आया? तो व्लादिमीर लेनिन इसी में बात करते थे कि सामाजिक समानता होनी चाहिए, वर्गहीन समाज की कल्पना करते थे, ठीक है। पूंजीपतियों के खिलाफ जो है इन्होंने खूब आवाज़ उठाई थी, बराबरी वाला समाज होना चाहिए, इस तरह के नारे लगाते थे। आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको व्लादिमीर लेनिन के बारे में पता चलेगा कि क्या व्यक्तित्व था उनका। जो वर्ल्ड हिस्ट्री की जब क्लासेस होंगी तो आपको समझ में आएगा। और वर्ल्ड हिस्ट्री या किसी भी इंस्टीट्यूट में आप लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो यहाँ पे तो होगा ही होगा एक बारी, यूट्यूब पे तो सब कराना है एक बार। एथिक्स भी होगा, इकोनॉमिक्स भी होगा। इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त मज़ा आने वाला है, खूब आएगा आनंद, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगेगी जो सामने बहुत ज़्यादा महान बनते हैं। कि हम 1 रुपया जो है सैलरी लेते हैं, तब उनका 1 रुपये वाला सैलरी का पोल खुलेगा वहीं पे कि क्यों लेते हैं 1 रुपया सैलरी। जो 1 रुपया सैलरी लेते हैं ना, बेसिकली वो चोर होते हैं, टैक्स चोरी करने का एक तरीका है उनका। और सामने लोगों को बोलेंगे देखो हम कितने महान व्यक्ति हैं, हम 1 रुपया जो है वो लेते हैं, सैलरी लेते हैं। 1 रुपया सैलरी, क्योंकि वो एक मान लीजिए कोई कंपनी चला रहा है, अब उस कंपनी का मालिक है कि हम 1 रुपये का केवल सैलरी लेते हैं, तो इसमें क्योंकि कंपनी को एक अलग तरीके से व्यक्ति मान लिया जाता है, क्योंकि उसका भी टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स। फिर उसके बाद एक जो पर्सन होता है जो उसमें एम्प्लॉयज़ होते हैं, मालिक भी एक एम्प्लॉय की तरह होता है उसमें, तो उस पर भी उसको भी सैलरी मिलती है, ठीक है। वो अपना सैलरी 1 रुपया करता है, क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स देना होगा उसको। अगर वो लेने लगे इनकम जो है 5 लाख 6 लाख, तो उस पर भी टैक्स लग जाएगा। तो क्या करेगा, कहेगा कि 1 रुपया टैक्स लेते हैं, 1 रुपया टैक्स लेते हैं और 1 रुपया सैलरी लेते हैं। 1 रुपया सैलरी लेने का क्या टैक्स बनता है, उस पर कोई टैक्स बनेगा? तो जो ये हीरो महान बनते हैं ना, कोई हीरो महान नहीं है ये आदमी, ये चोर टाइप का आदमी है, चोर है, ठीक है। टैक्स अवेट कर रहा है तरीके से, ठीक है। तो प्रशासन में इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? व्लादिमीर लेनिन का जो वर्गहीन समाज की बात कर रहे हैं, सामाजिक समानता की बात कर रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे प्रशासन में? जब योजनाएं और नीतियां बनाते हैं ना हम प्रशासन में, योजना और नीतियों में सामाजिक न्याय और न्याय को प्राथमिकता देना चाहिए, सोशल जस्टिस को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये इस तरीके ये सीख सकते हैं उनसे हम, ठीक है। उदाहरण,
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए जो है शिक्षा स्वास्थ्य की विशेष योजनाएं लागू करना चाहिए। जो जनजातियां हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए। दूसरी बात क्या सीख सकते हैं हम इनसे, लेनिन से? क्रांति के जरिए बदलाव लाना। अब लेनिन ने सिखाया कि जब व्यवस्था भ्रष्ट हो जाए तो आंदोलन और क्रांतिकारी सोच में परिवर्तन लाया जा सकता है। क्रांतिकारी से जो है क्रांति करने से सोच में परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है। अब कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि जेनजी वाला प्रोटेस्ट कर देना चाहिए क्या, जो नेपाल में हुआ है। नहीं, वैसा नहीं करना है। प्रशासन में इसका उपयोग कैसे करेंगे, जो इनकी क्रांति वाली की बात थी। प्रशासन में को ज़मीनी समस्याओं को समय रहते हल कर लेना चाहिए ताकि असंतोष ना फैले। समझ में आया? टाइम रहते ही समझ लेना चाहिए कि रिवोल्ट ना हो जाए। क्रांति के जरिए बदलाव। जब आपको ये आभास होने लगे ना कि जनता के अंदर कुछ ऐसा रिवोल्ट जैसा स्थिति बनने वाली है, तो आपको क्या कर लेना है, तुरंत का तुरंत जो है वो असंतोष ना बने, उससे पहले ही समस्या हल कर देनी है। ठीक है। आप डिले कर रहे हैं किसी को। अभी बिहार में देख रहे हैं कितने स्टूडेंट्स को पीटा जा रहा है, सर फोड़ दिया गया बहुतों का। तो अभी भी प्रशासन जब भाप रही है, भाप कि धीरे धीरे अभी चलने दो ऐसे ही। जब देखेगी कि रिवोल्ट का टाइम आ गया, वो मारने के मूड में आ गए, या फिर एकदम अब किसी ने उसको समर्थन दे दिया, किसी नेतृत्वकर्ता ने, तो वो क्या करेंगे, तब वो तुरंत सुलझाने की कोशिश करें कि मामला सुलझ जाए। अभी तो बस लड़ाइयाँ चल रही हैं, बैरिकेड्स लग रहे हैं, लेकिन जब रिवोल्ट जैसा कुछ महसूस कर जाएंगे वो तुरंत उसको सोचेंगे कि सुलझा लें, क्रांति ना हो जाए। समझ में आया? तो ये सीखने को मिलता है कि रिवोल्ट वाली स्थिति बने, इसके लिए तुरंत इसको सुलझा लें। उदाहरण, यदि किसी किसानों में असंतोष है तो तुरंत एमएसपी और समर्थन नीति लागू कर देना चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल कि जब किसानों का जो बिल आया था उस समय देख रहे थे कि गवर्नमेंट जो है कितना रोक रही थी, नहीं पीछे ले रही थी नीतियों को, तो किसान भी अड़ गए। 1 साल तक पूरा आंदोलन चला। अंत तक क्या हुआ कि जब समझ गए कि अब ये हटेंगे नहीं, समाधान निकालो इसका, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम खराब हो रहा था काफ़ी। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़पेपर ने लिखना शुरू कर दिया था कि ये तो मतलब किसानों के साथ अजीब तरीके का हाल है। एक तो प्रधानमंत्री का रास्ता जो प्रोटोकॉल तोड़ दिया गया था, रास्ता रोक लिया गया था, ऊपर प्रधानमंत्री को खतरा हो गया कि हम ही को मार न दे सब। तो वो समझ गया कि अब इसको हटाओ, तो बिल वापस ले लिया। किसान भी घर चले गए अपने, क्या चलो ठीक है। तो जब समझ जाते हैं कि जब रिवोल्ट की स्थिति बनने वाली है, तब कहते हैं समाधान निकालो, नहीं तो फिर अब हम टिकेंगे नहीं, अब हमारे ऊपर ही खतरा मंडरा है। अब्राहम लिंकन का हो गया तो ठीक है। तीसरी बात क्या सीखने को मिलती है? एक सेकेंड तीसरी बात कि संगठित नेतृत्व और स्पष्ट विचारधारा होनी चाहिए। तो लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी को संगठित किया और एक मजबूत विचारधारा पर काम किया। मजबूत विचारधारा मार्क्सवाद पर काम किया। समझ में आया? प्रशासन में उपयोग क्या है? प्रशासन में नेतृत्व को स्पष्ट दिशा और उद्देश्य के साथ कार्य करना चाहिए। प्रशासन में जो एक प्रशासक होता है, उदाहरण, किसी योजना को लागू करते समय अधिकारियों को स्पष्ट गाइडलाइन देना चाहिए। ये ऊपर लिखा ना, संगठित और स्पष्ट विचारधारा, तो स्पष्टता होनी चाहिए दिमाग में। ये सीखने की बात की जा रही है कि दिमाग में जो है एकदम क्लियर कट एक रोड मैप बनना चाहिए आपके। अगर कोई पॉलिसी बना रहे हैं कोई, तो उसके लिए गाइडलाइन, उसके रियल रूल्स एकदम स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है, नहीं कि कन्फ्यूजिंग वाला कोई बना के इम्प्लीमेंट कर दिया और पता चला वहाँ पे मामला गड़बड़ हो गया, सड़क पे दंगा हो रहा है। समझ में आया? तो ये जो मेजर पॉलिसीज़ का विरोध होता है ना रोड पे, आप देखते हैं ना, स्पष्टता नहीं होती है। एक नियम बनेगा दूसरे नियम से जो है टकराता रहेगा, कॉन्ट्राडिक्टरी बन जाएगा, जिसकी वजह से अभी जो है आरटीआई जो 2023 में एक आरटीआई में अमेंडमेंट किया गया, सॉरी आरटीआई में नहीं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें कुछ लाया गया।
ठीक है। अब उसमें एक है सेक्शन 8J, सेक्शन I J, सेक्शन क्लॉज 1 सब क्लॉज J ऐसा कुछ करके है, वो RTI के एक्ट से वायलेट कर रहा है। अब उस पर लेके बवाल हो गया। तो स्पष्टता नहीं है, किसी चीज़ को एकदम तोड़ मरोड़ के कोई चीज़ लाना, ये नहीं करना है। तो लेनिन से हमें यही सीखने को मिलता है कि एक स्पष्ट विचारधारा, यानी आपका माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए, क्या ला रहे हो क्या नहीं ला रहे हो, उसके लिए गाइडलाइन रूल्स ये सब होने चाहिए ठीक तरीके से, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चले। अभी जो मैंने अभी बोल्शेविक पार्टी बोला है ना, अब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको बोल्शेविक पार्टी समझ में आएगा क्या था। यहाँ पे मुझे पार्टी नहीं पढ़ाना है, ये ना बताना है कि पार्टी क्या होती है। आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे आपको बोल्शेविक पार्टी समझ में आएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाए पे बात भी करूँगा, पढ़ाऊँगा भी, यूट्यूब पे एक बार होगा अच्छे से, क्योंकि मुझे भी कराना है, तो समझ में आएगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री कैसे काम कर रही थी। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं इनसे। चौथी बात क्या है, चौथी बात क्या लेनिन से सीखने को मिल जाती है हमें, ये शिक्षा और जागरूकता की बात करते थे, एजुकेशन और अवेयरनेस की बात करते थे। ठीक है, जो भी अपने अधिकारों की बात करता है ना, आप देखेंगे अक्सर वो एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट करता है, क्योंकि जानता है कि एजुकेशन से ही वो अपने अधिकारों को जान पाएगा। तो लेनिन मानते थे कि वे समाज को बदलने के लिए लोगों को शिक्षित और जागरूक बनाना ज़रूरी है। समझ में आया? प्रशासन में क्या इसका उपयोग करेंगे, सरकार को जनता के बीच जो है जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। किसका? स्वच्छता का, टीकाकरण का, डिजिटल इंडिया अभियान जैसी पहलों का बताना चाहिए लोगों को कि जो डिजिटल अभियान चला रहे हैं किस लिए है, स्वच्छता अभियान चला रहे हैं तो किस लिए है, टीकाकरण हो रहा है किस लिए हो रहा है। अब उनके दिमाग में बन जाएगा, कोई अफवाह फैला देगा कि हमको टीकाकरण दिया जा रहा है, अब हमारे जो 4 बच्चे होने वाले थे अब हमारे 2 ही बच्चे होंगे, ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा सकता है। तब क्या करेगी जनता? जनता पढ़ी लिखी नहीं होती तो क्या करेगी? रिवोल्ट करेगी, अपोज करेगी, विरोध करेगी कि नहीं नहीं हमारे 4 होने थे 2 हो जाएंगे। ठीक है तो इस तरीके की फालतू बात जो है मिस इन्फॉर्म करके लोगों को बरगलाया जाता है। तो जो प्रशासन है इसके लिए जागरूकता फैलानी चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, सीधा सीधा उनको फंडामेंटल स्कूल लेवल पे जाके समझाना चाहिए, पढ़ा देना चाहिए, ऐसे क्वालिटी एजुकेशन देना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि वो देते तो नहीं हैं, करते नहीं है ऐसा। इसीलिए बाद में ये लोग स्किल इंडिया जो है एक प्रोजेक्ट लाएंगे कि मतलब फाउंडेशन खराब हो जाएगा, जो व्यक्तित्व बनना है, जो सोशलाइजेशन उसका बचपन से ही होना था 10-15 साल में, वही सबसे फंडामेंटल उसको जीवन भर काम आने वाला है, वही ख़राब कर दो। उसके बाद हम एक बहाना ढूंढ लेंगे कि हम ये स्किल इंडिया चला रहे हैं तो ये चला रहे हैं, और फिर उसके नाम पे पैसा निकलवाएंगे संचित निधि से, उसके बाद पैसा नीचे आते आते बीच में सफ़ा हो जाएगा। यही तरीका है उनका, ये प्राइमरी बिजनेस है उनका। पांचवी बात क्या सीखने को मिलती है, राज्य और समाज का नियंत्रण जनता के हाथ में है। राज्य और समाज का नियंत्रण जनता के हाथ में होना चाहिए। ठीक है, लेनिन का मानना था कि राज्य को जानने का राज्य को जनता के हित में कार्य करना चाहिए, न कि चंद अमीरों के लिए। आज कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती रहती है कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा इनकम, कुछ लोगों के पास ज़्यादा इनकम, कम इनकम, अडानी अंबानी जैसा कुछ ऐसे वर्ड सुनने को मिलता है क्या? सरकार इनके लिए कर रही है, इनके लिए नहीं कर रही। अभी 11% का आपने न्यूज़ में सुना होगा कि 11% का जो इम्पोर्ट ड्यूटी था वो हटा दिया गया है। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है? किसानों को तो कुछ फ़ायदा होने का है नहीं, जो फर्म्स हैं, बहुत बड़ी कंपनियां हैं, उनको सस्ता मिलेगा। किसान बेचारे क्या करेंगे? सुसाइड बढ़ेगा उनमें। ठीक है, तो लेनिन की बात यहाँ पे अगर अप्लाई कर दिया जाए तो कुछ कुछ मिलता जुलता लग रहा है कि लेनिन मगा मानना था कि राज्य को जनता के हित में कार्य करना था, न कि चंद अमीरों के लिए। तो आज बहुत देखने को मिलता है कि चंद अमीरों के लिए काम हो रहा है। ठीक है, उदाहरण क्या है कि पंचायतों को अधिक अधिकार देना और लोक शिकायत तंत्र को मजबूत करना चाहिए। ये लेनिन से सीखने को मिलता है हमें। एक बुक है, लेनिन ने खुद ही लिखी थी इस बुक को। बुक का नाम है स्टेट एंड रेवोल्यूशन। आई रिपीट, स्टेट एंड रेवोल्यूशन। ये बुक का नाम है, व्लादिमीर लेनिन ने खुद ही लिखी थी। हिंदी में राज्य और क्रांति। इस बुक में है क्या? इसमें लेनिन ने राज्य की भूमिका
मजदूरों की सत्ता और क्रांति की ज़रूरतों को समझाया है। समझ में आया? तो जिन जिन को ये भूख है, अभी जो 3-4 किताबों के ना बारे में बताया, जिन थिंकर्स सॉरी जो वर्ल्ड के लीडर्स, दो वर्ल्ड के लीडर्स के बारे में बात की, 2 इंडियन लीडर्स के बारे में बात की, पटेल, नेहरू, व्लादिमीर लेनिन और अब्राहम लिंकन। इनसे इनकी किताबों के बारे में बात हुई है, 4 किताबों के बारे में बात हुई है, नेहरू की, पटेल की, व्लादिमीर लेनिन की और अब्राहम लिंकन की। इन किताबों का नाम नोट करिए, नेट पे सर्च करिए, ऑडियो बुक मिल जाएगा, सुनिए, सुन सकते तो सुन लीजिए, नहीं तो यूट्यूब पे भी पढ़ा होगा, नहीं तो उसके समरी पढ़ लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें है क्या। क्योंकि अंततः आपको पूरी बुक तो लिखनी नहीं, हल्की बुक का नाम रेफरेंस देना है, उसके बारे में थोड़ा बता देना है कि क्या लिखना है। लेकिन बुक अपने पास जितने जितने भी बुक का नाम बताए ना, वो खरीद खरीद के रख लीजिए, अपने पास होना चाहिए, आपके तो बैग में या आपके तकिए के पास जो है रख लीजिए। एक एक पन्ना भी बहुत है, पूरे दिन में 1-2 पन्ने पढ़ लिए, मोर देन इनफ है। समझ में? 1-2 पन्ने करके ना, बूंद बूंद से पूरा घड़ा भरता है, बस वही वाला मामला है। धीरे धीरे पूरी बुक पढ़ लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता IAS। धन्यवाद।